आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटर का फर्स्ट चैप्टर और इंटर की पहली बुक। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटर में 2 बुकें हैं आपकी, और उसमें जो पहली बुक है उस बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहली बुक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12th में जो आप पढ़ते हैं वो 11th की अपेक्षा थोड़ा सा ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके पीछे एक कारण है कि आप 11th में जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे वो सभी की सभी चीज़ें कैसी थी? दिखने वाली थी। बट जो आप इंटर में यानी कि क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनमें जैसे चार्ज है, आपका चार्ज एक ना दिखने वाला पार्ट है। आप 11th में जो चीज़ें पढ़ रहे थे, साइकिल का घूमता हुआ पहिया, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें क्या थी? दिखने वाली थी। इसलिए 11th का जो पार्ट था वो इंटर की अपेक्षा थोड़ा सा क्या था? इजी था। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, 12th का पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और महा आसान है। आइए देखते हैं। तो जो आपकी पहली बुक है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अब ये तो आपकी बुक का नाम हो गया। सबसे पहले अपन लोग इंट्रोडक्शन कर लें। इंट्रोडक्शन के बाद चलेंगे फर्स्ट चैप्टर पर, लेकिन इंट्रोडक्शन पहले। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट क्या है? सबसे पहले क्या आता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद फिर आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसके बाद आता है आपका लास्ट में फिर क्या आता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आता है आपका मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युतिकी। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्थैतिकी। ओके, अब इलेक्ट्रो का मतलब आपका चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि रुका हुआ। रेस्ट यानी कि जब हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं, तो फिर हम क्या पढ़ रहे होते हैं? इसमें फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आता है आपका इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होगा आपका वैद्युतिकी, और डायनेमिक्स का मतलब होगा आपका गतिकी। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब होगा वैद्युतिकी। और इलेक्ट्रो का मतलब आपका क्या? चार्ज भी होता है, चार्ज। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल एक समान वेग से गति करे, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल क्या करे? मोशन करे, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है,
जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है तो फिर हम लोग यहां पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइए जरा देख लीजिए, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा वो हो गया आपका कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद फिर आएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव, और इन सभी के एप्लीकेशन। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स। पहले सबसे पहले आप पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, और इन सभी के एप्लीकेशंस। थर्ड चैप्टर में जो आएगा आपका वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, और जो फोर्थ चैप्टर होगा इसमें पढ़ेंगे आप संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, संधारित्र। क्लियर है? अब आप समझिएगा चार्ज, चार्ज मतलब यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज की यूनिट होती है उसे हम लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो तब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि रुके हुए चार्ज की स्टडी। जब हम लोग रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं तब हम लोग पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ रहे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है। ओके। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। जब हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी? आपकी जीरो रहेगी। ओके। और यहाँ से किसी भी तरह की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, अर्थात एनर्जी रिलीजिंग यहाँ पर क्या रहेगा? जीरो। और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ये 4 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब चार्ज पार्टिकल यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर दे, जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करना शुरू कर दे तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो सेकेंड चैप्टर आएगा आपका मैग्नेटिज्म, यानी कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, यानी कि गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिज्म उसको बोलते हैं। और जो तीसरा चैप्टर आएगा आपका इसी में, वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि आप इसको बोलते हैं EMI फिर पढ़ेंगे आप यहाँ पर। और लास्ट में आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में करंट AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और फिर आप पढ़ते हैं इसमें AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो आप समझिएगा, जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है, जब चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है तो यहाँ पर इसके पास में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट कैसी होगी? कांस्टेंट। कैसी होगी? कांस्टेंट। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बट कैसी होगी? कांस्टेंट। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो हम लोग वहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से किसी भी तरह की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, यानी कि एनर्जी रिलीजिंग क्या हो जाएगी? जीरो। ओके। अब इसके बाद जब ये चार्ज पार्टिकल क्या हो? जब ये चार्ज पार्टिकल
आपका त्वरित होना स्टार्ट कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करना शुरू कर दे, यानी कि एक्सेलरेट हो जाए, तो एक्सेलरेट हो जाए। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, ये लास्ट में आप चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें आप क्या करते हैं, देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाए, जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और ये दोनों की दोनों क्या कर रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। यानी कि आप समझिएगा, देखिए जब चार्ज पार्टिकल क्या था आपका, रेस्ट में था, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो आप क्या पढ़ रहे थे, तब आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो। बट जब ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया तो फिर आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दोनों ही कैसे थे, कांस्टेंट, दोनों ही कैसे थे, कांस्टेंट। क्लियर है। अब इसके बाद जब ये चार्ज पार्टिकल त्वरित गति स्टार्ट किया तो आप समझिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और दोनों के चेंज होने के कारण यहाँ से एक एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये भी चेंज होगा आपका और ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज, और दोनों के चेंज होने के कारण यहाँ से एक एनर्जी रिलीज हुई और इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मेरी बात एकदम क्लियर है। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान देने का प्रयास जरूर करिए कि आपको अगले 2 से 2.5 महीने जो पढ़ना है वो किसे पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है। पहले आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, एक्सेलरेट करने लगता है, तब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। यानी कि जो आप अगले 2.5 से 3 महीने पढ़ने वाले हैं वो किसे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को। अभी आपने क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसकी फर्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर में, और जैसा कि आपको मालूम है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल तथा इनके एप्लीकेशन। तो आइए चलते हैं अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। आइए चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। पहले सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना होता है, ये आपका न्यूट्रल यानी कि 0 होता है। ओके, इसके बाद फिर आता है आपका चार्ज ऑफ अल्फा कण। ये जो अल्फा पार्टिकल है इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर होता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज का 2 गुना, बट कैसा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हो जाएगा +3.2 × 10⁻⁻90 कूलम। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ये जो चार्ज है, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, हालांकि अब नई बुकों में या अभी 1964 के आसपास इसकी खोज हो चुकी है कि एक क्वार्क होता है, क्वार्क। क्वार्क की वैल्यू कितनी होती है, 2 ± 2e/3 और e/3 ±, ये क्वार्क की वैल्यू होती है। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, कितना सारा भारी है ना।
10⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आपका इतना ही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको आपको लर्न करना है। और मास ऑफ, इनको ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, इनको आपको याद रखना है। ओके, अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये। ओके, तो इतनी ये आपके कांस्टेंट वैल्यू हैं, इन्हें आपको अच्छे से नोट कर लेना है और इनको याद रखना है। ओके, अब हम लोग चलेंगे चैप्टर पर। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट चैप्टर में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज, यानी कि आवेश। आवेश, आवेश है क्या? पहले इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। फिर से आप सुन लीजिए एक बार, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और आवेश यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर Q क्या है, N क्या है, E क्या है, ये भी हम आपको बता दें। Q है चार्ज, N है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? E है आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि कितना होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अच्छा, आवेश का ये जो SI मात्रक है वो क्या होता है? आवेश का SI मात्रक आपका होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। ओके, अच्छा, आवेश का जो CGS यूनिट होती है वो क्या होती है? CGS यूनिट। इलेक्ट्रॉन की CGS यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक कूलम। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 कूलम इज इक्वल टू, कूलम यानी कि C, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है कितना? 3 इंटू 10⁻9 कूलम, इतना होता है। और इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट होती है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी एक आपके आवेश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट भी होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट क्या होती है, इसको भी ध्यान दें। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट क्या होती है? 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और आपको मालूम है कि 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर ध्यान से देखें तो ये वाली चीज़ क्या है? 1 कूलम। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1 कूलम। तो कितना हो जाएगा? 10 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 10 कूलम। ओके, अभी और आपको मैं सबसे पहले आपको यूनिट ही समझा देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। अब इसकी ये जो चार्ज है, चार्ज का एक मात्रक और होता है, चार्ज की एक यूनिट और होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरेड। और 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है? 9500 कूलम, 96,500
500 कूलाम, ये क्या होता है, फैरेड में होता है। ओके, अब आगे इसके बाद 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, और 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम, जो आपको यूज में आएंगे, सारी वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको हमें। अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम। अब ये वैल्यू भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसके बाद अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है और ये कहता है कि जो चार्ज है, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम, ये होती है चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चार्ज की सबसे लार्ज यानी कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये होती है फैरेड, और 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है, 9 यानी कि 96,500 कूलाम। ओके, इसके बाद ये तो आपकी यूनिट हो गई। ओके, अब हम इसकी थोड़ा आपको बीमा भी दिखा देते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जो आवेश है यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा क्या होती है, Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आप I इंटू टी लिख सकते हैं, I इंटू टी, हाँ I इंटू टी, Q इज इक्वल टू क्या, I इंटू टी, तो I की वैल्यू क्या होती है A, और T की क्या होती है बीमा T, तो ये इसकी क्या निकल आएगी, डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन के बाद अब आगे हम लोग, पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ मिलके बना होता है आपका एटम से। किससे मिलके बना होता है, एटम से। और एटम किससे मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से। अपनी प्रारंभिक स्थिति में कोई भी पदार्थ किसमें होता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में कोई भी पदार्थ न्यूट्रल होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक परमाणु है, ठीक है, एक ही परमाणु है। परमाणु के नाभिक में कौन होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसकी बाहरी कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षाओं में इधर आपके कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। गौर करिएगा। और एक बात है कि प्रोटॉन अपनी पोजीशन से कभी भी हटते नहीं हैं। प्रोटॉन हमेशा नाभिक में स्थिर होते हैं, वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थिर होते हैं, ये अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। और हमेशा जो मूव करते हैं, जो अपना स्थान छोड़ते हैं, वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको अपने डिफिनीशन में कहा कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। गौर करिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आवेश। अब आवेश आपके 2 प्रकार के होंगे, एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक बनाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। कब पॉजिटिव चार्ज बनेगा और कब आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस पर भी हमें गणना करनी है, इस पर भी हमें विचार करना है, ठीक है। ये बाकायदा मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। गौर करिएगा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। हमने आपसे ये कहा कि मान लीजिए आपके पास में एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 13 होता है। और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। अब हमने आपसे ये कहा कि एल्यूमिनियम में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और एल्यूमिनियम में कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमने आपसे पूछ लिया।
हमने आपसे क्या पूछा कि एल्यूमिनियम में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपने क्या बताया कि 13 है। हाँ, ये जो नंबर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये एटॉमिक जो मास है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे ठीक उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। गौर करिएगा, किसी भी एलिमेंट में स्टार्टिंग में जितने प्रोटॉन होंगे ठीक उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो आपसे पूछा गया, आपसे किया गया सवाल यह है कि एल्यूमिनियम में कितना धनात्मक आवेश होगा और कितना ऋणात्मक आवेश होगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि 13 प्रोटॉन के बराबर इसमें धनावेश होगा, प्लस का 13 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, इतना कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश। अब आपसे ये पूछा गया कि इस एल्यूमिनियम में कितना ऋणात्मक आवेश होगा। तो हमने क्या बताया कि जितना एलिमेंट में प्रोटॉन होंगे ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कहेंगे, 13 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 13 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि 13 प्रोटॉन के बराबर इसमें धनात्मक आवेश होगा, 13 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें ऋणात्मक आवेश होगा। अब आपसे ये कहा गया कि चलिए आप ये बताइए इस एलिमेंट में टोटल चार्ज कितना है, यानी कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज आपसे पूछ लिया, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये आपका जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम का, ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल। आपको हम एक चीज और बता दें कि कोई भी पदार्थ है अगर न्यूट्रल है तो उसके न्यूट्रल होने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो चार्जलेस है। क्या है, चार्जलेस। चार्जलेस का मतलब क्या होता है, चार्जलेस का मतलब होता है कि उस बॉडी में ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, उस बॉडी को बोलते हैं चार्जलेस बॉडी। बट यहाँ पर क्या है, इस एलिमेंट में क्या है, प्रोटॉन 13 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज भी है, 13 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज भी है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों, बट दोनों इक्वल हैं, इसलिए नेट चार्ज यानी कि जो टोटल चार्ज है वो 0 है। चार्ज तो है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, यहाँ पर चार्ज तो है बट नेट चार्ज 0 है, इसलिए हमने इस बॉडी को क्या कहा है, न्यूट्रल बॉडी कहा है। ओके, आप कभी भी किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या नहीं कह सकते हैं, चार्जलेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि किसी भी बॉडी से अगर कोई स्थानांतरित होता है तो कौन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और उसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कक्षा के पास में स्थिर होते हैं, वो कभी भी मूव नहीं करते। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चलिए भाई इस एल्यूमिनियम से हमने कहा चलिए 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। ये एल्यूमिनियम है। अब आपसे कहा गया कि आप बताइए इस एल्यूमिनियम में कितना चार्ज होगा। अब आपसे कहा गया कि इस एल्यूमिनियम में कितना चार्ज, यहाँ पर आपसे पूछा था कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, और ये एल्यूमिनियम किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का मतलब न्यूट्रल है, कितना पॉजिटिव चार्ज मतलब इतना है, कितना नेगेटिव चार्ज मतलब इतना है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, बाहर चले गए। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना चार्ज होगा और कैसा होगा। आइए देखिए, तो हमने आपसे यहाँ पर क्या लिखा कि इसमें प्रोटॉन तो मूव किए रहे हैं, प्रोटॉन अपने स्थान पर ही हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटॉन अपने स्थान पर हैं, प्रोटॉन कभी मूव नहीं किए। कौन गए, इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 प्रोटॉन के बराबर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो 13 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ये है आपके पास। अब इसके बाद जब 5 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, तो विथ माइनस साइन क्या हो जाएगा, 8 गुणे
1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का नेगेटिव चार्ज। अब आपसे पूछा गया कि इस बॉडी में कितना व कैसा चार्ज है, तो आप तुरंत लिखेंगे यहाँ पे नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा। अब अगर अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 13 इसमें 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कॉमन निकल आएगा, 13 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर कैसा किसका साइन आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है 8 से, तो प्लस कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ओके, तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का धनात्मक आवेश। तो इस बॉडी से या इस एलिमेंट से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बाहर निकले हैं। तो इसमें क्या गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या गई, कमी किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के। तो जब किसी बॉडी में या किसी तत्व में या किसी पदार्थ में उसमें उपस्थित प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाए, तो वहाँ पर कैसा आवेश आ जाता है, तब वहाँ पर धनात्मक आवेश आता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया। ओके, अब थोड़ी देर के लिए हमने आपसे ये कहा कि चलिए भाई एक नेगेटिव चार्ज के लिए भी लेके देख लेते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम है, हमने कहा कि चलो भाई यहाँ से आपके 5 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गए। 5 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, एक्स्ट्रा। तो जब किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए, या अब हमने पुनः क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए। तो एल्यूमिनियम में स्टार्टिंग में कितने प्रोटॉन थे, कितने प्रोटॉन थे, 13। तो प्रोटॉन अभी भी 13 रहेंगे, 13 प्रोटॉन के बराबर कैसा चार्ज, धनात्मक। तो प्लस का कितना हो जाएगा 13 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ओके, अब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा, 18 प्रोटॉन हो जाएंगे और 18 प्रोटॉन के बराबर माइनस का आवेश आ जाएगा इसमें। तो माइनस का 18 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपसे कहा गया चलो भाई इसमें नेट चार्ज कितना होगा। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, 13 बड़ा कि 18 बड़ा, 18 बड़ा। साइन हमेशा बड़ी चिन्ह वाले के लेते हैं, तो माइनस का 5। ओके, और इससे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 क्या है, कामल। तो आप इसमें लिख सकते हैं इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ओके, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 गुणे कितना 10 की घाते -19 कूलाम। तो ये जो चार्ज आया आपका कैसा आया, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस बात को आपने ऑब्जर्व किया कि अगर इलेक्ट्रॉनों के किसी पदार्थ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाए या अधिकता हो जाए तो वहाँ पर कैसा, ऋणात्मक आवेश। और अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाए, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वहाँ पर कैसा आवेश, धनात्मक। क्लियर है। तो ये आप पूरा क्या करिए, नोट करिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आवेश एक अदिश राशि है, पहली प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, समान आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान आवेश होंगे तो दुश्मनी होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर कहीं पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको कहीं
ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर कहीं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है चार्ज की, आवेश का ध्रुवण होता है। आवेश का क्या होता है, ध्रुवण। इसकी मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी पॉइंट चार्ज के पास, मान लीजिए आपके पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है और इसके पास में कोई एक आप न्यूट्रल बॉडी लाते हैं। क्या लाते हैं, कोई एक न्यूट्रल बॉडी लाते हैं। समझिएगा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, पीछे हम आपको समझा चुके हैं। अब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसका जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल होने के बाद में उसके इस वाले लास्ट वाले सरफेस में आकर के सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से। और इसका जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके इस वाले सरफेस पर आके क्या हो जाएंगे, सब एकत्रित हो जाएंगे। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का। तो इस पे इस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो किस प्रकार का लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। इस फोर्स को हमने कहा F1। और इस चार्ज और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा और वो इधर की ओर लगेगा। इसका नाम दिया हमने F2। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे कूलम्बियन फोर्स, जो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है R²। यहाँ पर ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है R पर। यदि R की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और अगर R की वैल्यू कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर ध्यान से देखें, ये R क्या है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये वाला चार्ज और ये वाला सरफेस, इनके बीच की डिस्टेंस इसे हमने माना R1, और ये चार्ज और इस सरफेस के बीच की डिस्टेंस हमने क्या माना, ये माना हमने R2। ओके, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो R1 क्या है, छोटा है किससे, R2 से। अगर R1 स्मॉल है तो F1 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो F1 ग्रेटर देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2। यानी कि F1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और F1 कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन का। F2 कौन सा फोर्स है, रिपल्सन का। तो रिपल्सन का फोर्स कम और अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, ज़्यादा। तो नेट फोर्स जो होगा वो किसका होगा, अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा सुने कि यदि किसी चार्ज के पास में कोई एक न्यूट्रल बॉडी लाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल उस न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसको आकर्षित करता है। ये हुआ आपका थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की। अब चार्ज की आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जरा देख लीजिए। चार्ज की आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। यदि किसी बॉडी से, यदि किसी चार्ज बॉडी से उसका चार्ज ट्रांसफ़र किया जाए, यदि किसी चार्ज बॉडी से उसका चार्ज ट्रांसफ़र किया जाए तो चार्ज के साथ में उसका मास भी ट्रांसफ़र होता है। यानी कि चार्ज और मास दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए आपके पास में एक बॉडी ये है और इसका नाम A है, एक दूसरी बॉडी है इसका नाम B है, इसके पास में अभी M चार्ज है, M मास है, इसके पास भी अभी M मास है। आपने कुछ ऐसा किया कि A बॉडी से आपने कितना 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके B बॉडी में डाल दिए। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके किस में डाल दिए, B बॉडी में। तो इसके पास जो मास हो गया M1 हो गया और इसके पास क्या हो गया, M2 मास हो जाता है। ये बॉडी A है, ये बॉडी क्या है, B। इससे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने डाल दिए ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल के इसमें चले गए। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कौन गया, मास भी गया। इलेक्ट्रॉन के साथ इसका मास भी गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और M2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि B का मास
बढ़ जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि अगर हम चार्ज किसी बॉडी से अगर हम चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफ़र हो जाता है। बट एक बात आपको और याद रखनी है, अगर आपके पास में कोई एक बॉडी है और अगर उससे आप मास ट्रांसफ़र करते हैं, क्या ट्रांसफ़र करते हैं, मास ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर उस बॉडी में चार्ज नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे चार्ज ट्रांसफ़र हो। यानी कि चार्ज बिना मास के ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बट मास बिना चार्ज के ट्रांसफ़र हो सकता है। मेरी बात एकदम क्लियर है। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं, इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक बॉडी आपके पास में ये है और एक बॉडी आपकी ये है, इन दोनों के मास स्टार्टिंग में mm हैं। अब हमने किया क्या, इसको माइनस का 5 माइक्रो कूलाम का आवेश दे दिया, ये A है, और इसको हमने प्लस का 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज दे दिया, ये B है, और इसके बाद इसका मास m1 हो जाता है, इसका मास m2 हो जाता है। तो अब आपको ये बताना है कौन सा किसका मास ज़्यादा होगा, A का मास ज़्यादा होगा या B का मास ज़्यादा होगा, सोचें। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसको आपने माइनस का 5 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया, यानी कि यहाँ पर इस वाली बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन आए होंगे। बाहर से इलेक्ट्रॉन जब इसमें आए होंगे तो इसका मास क्या हो गया होगा, ग्रेटर देन, तो m1 ग्रेटर देन हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m1, m1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m2। क्लियर है। अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। चार्ज की पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी पदार्थ का आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब आप समझिएगा कैसे, यानी कि मान लीजिए ये Q इक्वल टू क्या, प्लस माइनस NE होता है। ओके, अब हमने आपसे कहा कि किसी भी पदार्थ का आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये n क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी कि आप किसी भी पदार्थ से आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप उससे 6.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, उससे आप 6.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। आप अगर किसी भी पदार्थ से निकालेंगे या उसमें आएंगे तो एक पूर्ण संख्या के साथ 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 4.2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि किसी भी पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या होता है, आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब चार्ज के हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज की छठवीं प्रॉपर्टी। चार्ज की छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, यानी कि स्थिर आवेश कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या है अगली प्रॉपर्टी, क्या है कि रेस्ट चार्ज यानी कि स्थिर आवेश कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। इसके बाद ये आपकी इसकी सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है, यानी कि एक समान वेग से गतिशील आवेश, ठीक है, एक समान वेग से गतिशील आवेश कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाते हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और इसके बाद है आपका 8वां नंबर, ये क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान दें। इसकी 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, 8वीं प्रॉपर्टी है कि एक त्वरित आवेश क्या देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। एक त्वरित आवेश क्या देता है, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज मैग्नेटिक फील्ड, और क्या देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। ये मेरी बात एकदम क्लियर है। इसकी 9वीं प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान दें आप।
9वीं प्रॉपर्टी क्या है? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यानी कि आपके पास में कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जितना चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। ओके, आप देखिएगा, मान लीजिए आपके पास में एक इस प्रकार की बॉडी है। ओके, इस बॉडी में ये क्या है? मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। इस ए पर कितना चार्ज है? माइनस का 2 कूलाम। इसके पास कितना है? माइनस का 6 कूलाम। इसके पास कितना है? प्लस का 5 कूलाम। इतना चार्ज है। ओके, ये बी है और ये क्या है? सी। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद इसमें कुछ ऐसा हुआ कि ये जो ए का चार्ज है ये क्या हो जाता है? प्लस का 1 कूलाम। और ये जो बी का चार्ज है वो हो जाता है प्लस का 9 कूलाम। तो अब आपको ये बताना है कि इस सी का चार्ज कितना होगा। यानी कि अब आपको इस सी का चार्ज बताना है और सी के चार्ज को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। सोचिए क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि किसी भी एक विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इसका जितना नेट चार्ज होगा उतना ही चार्ज इसका होगा। तो देखिए, माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 5 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का x। ओके, अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास में? यहाँ पर आपके पास बचा माइनस का 3, माइनस का 3। ओके, अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लस का 1 प्लस का 9 और प्लस का x। तो इसका साइड चेंज करिए, इसको आप प्लस का 10 लिख सकते हैं, प्लस का 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 10 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने? x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 13 कूलाम। ओके, अब इसकी एक आखिरी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका चार्ज वही रहता। अगर मान लीजिए 2 माइक्रो कूलाम का है तो इसकी चाहे जितनी स्पीड हो जाए लेकिन इसके चार्ज में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट चार्ज है तो जाहिर सी बात इसके पास मास भी है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसका मास चेंज हो जाता है। उसका मास किस फॉर्म में चेंज होता है? m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस फॉर्म में चेंज होता है। थोड़े बहुत वेलोसिटी में तो हालांकि मास में भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर क्या हो जाए, इसकी वेलोसिटी प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो इसका मास बड़ी तेजी के साथ चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये आज आपने जो पढ़ा ये क्या रहा? चार्ज की प्रॉपर्टी। बहुत आप अच्छे से इसका अध्ययन करें क्योंकि इसका उपयोग आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत तेजी से होने वाला है। ओके।